Hello friends, क्या हाल चाल? I hope you people are fine, taking care of your health, and I'm doing great. I'm CS Sachin Gupta and your host and दोस्त टेक्स के सब्जेक्ट के लिए दोस्तों टेक्स पढ़ाते हुए मुझे इट्स बिन मोर देन 15 years एंड आई रियली लव इट। और पढ़ाने की जो मेरी इंटेंशन होती है वो यही होती है कि आप लोगों को भी टेक्स से प्यार हो जाए, क्योंकि दोस्तों जिस चीज़ से हमें प्यार हो जाता है उसको हमें याद करना, रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिकली हर चीज क्लियर हो जाती है। तो दोस्तों माय इंटेंशन इन माय क्लासेस फॉर द लास्ट 15 years हैज ऑलवेज बीन टू मेक यू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ टैक्सेशन, क्योंकि इसके फंडामेंटल्स, उसके रीजंस अगर आपको समझ आ जाते हैं देन नो नीड टू क्रैम द प्रोविजंस। आई एम ऑल्सो टेकिंग क्लासेस फेस टू फेस बेसिस एज वेल एज ऑनलाइन बेसिस, लेकिन जब से ये कोविड सिचुएशन आया है फेस टू फेस क्लासेस ऑब्वियसली हैज बीन सस्पेंडेड टिल द सिचुएशन इम्प्रूव। तो फेस टू फेस तो जब स्टार्ट होगा, तो ऑनलाइन में आप लोग यू कैन बाय माई पेन ड्राइव्स, यू कैन ऑल्सो हैव द टेक्स्ट क्लासेस बाय गूगल ड्राइव, एंड द बेस्ट पार्ट इज यू कैन ऑल्सो टेक माई टेक्स्ट क्लासेस लाइव। यस दोस्तों, लाइव आप क्लासेस ले सकते हैं। जिस प्रकार फेस टू फेस में टीचर सामने होता है आपके, उसी प्रकार लाइव क्लासेस में भी दोस्तों आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे मैं लाइव होऊंगा। जिस प्रकार से अभी मैं बोल रहा हूं दोस्तों, आप मुझसे इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे, मैंने आपको बोला, आपने सुना, लेकिन दोस्तों लाइव क्लासेस का बेनिफिट ये होता है कि आप मुझसे इंटरेक्ट रियल टाइम बेसिस पे कर पाएंगे। अच्छा, लाइव क्लासेस में बेस्ट पार्ट ये भी होता है कि आप एक शेड्यूल फॉलो करते हैं, क्योंकि पेन ड्राइव और गूगल ड्राइव दो दे आर ऑल्सो गुड मीडियम्स, बट पेन ड्राइव और गूगल ड्राइव में आप लेजी हो जाते हैं। आपको लगता है सुबह देख लेंगे, शाम को देख लेंगे, या नहीं भी देखा कल 2 क्लास एक्स्ट्रा लगा लेंगे, तो वहां पर लिथार्जीनेस और थोड़ा सा आलसपन आ जाता है। लेकिन लाइव क्लास में आपको पता ही है कि सर 10 से 12, 12 से 2 जो भी टाइम होता है उसी पर मिलेंगे, तो बंदा उस बहाने तैयार हो जाता है। और कंपल्शन जब होती है ना, अच्छा अगर आपका आपका फेस भी मेरे सामने होगा, आपकी स्क्रीन भी मेरे सामने होगी, जहां आपने लेटा वहीं मैंने आपको डांट दिया, भाई राहुल, भाई गौरव, भाई रिया, बहन रिया, क्या कर रहे हो, ये ऐसा नहीं चलेगा। So the point is you are more alert and you are more active as compared to a pen drive or a Google Drive. So choices आपकी हैं दोस्तों। We are providing classes in every online method which can be there. तो live classes, pen drive, Google Drive और face to face जब start होगा, जब देखा जाएगा दोस्तों। अच्छा दोस्तों, लाइव क्लास का एक फायदा और है कि हम हाथों हाथ आपसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और हाथों हाथ आप आंसर दे सकते हैं। तो वी कैन कंडक्ट लाइव टेस्ट्स, वी कैन सॉल्व क्वेश्चंस ऑन अ लाइव बेसिस। इससे क्या होता है, प्रैक्टिस सेशंस भी एक्स्ट्रा क्रिएट कर लेते हैं हम लोग, सो दैट आप लोगों पर एक थोड़े सा प्रेशर रहे, क्योंकि बच्चों का बहुत इस टाइम पे फोन आते हैं, सर पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। ये चीज आपके साथ भी हो रही होगी, यू डोंट फील लाइक स्टडिंग, क्योंकि दोस्तों प्रेशर में काम होता है। जितनी भी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं ये अच्छे पैकेजेस देते हैं, साथ में प्रेशर भी देते हैं, क्योंकि प्रेशर से परफॉर्मेंस बेटर होती है। तो कोई डंडा लेकर आपके पीछे खड़ा होता है दोस्तों जब भी पढ़ाई होती है। जब वॉलंटरली आप ये चीज छोड़ दी जाए ना, नहीं हो सकता। पुलिस का डर होता है तो हम चोरी नहीं करते, कोर्ट का डर होता है तो हमें पता सजा होगी तो क्या फायदा, कोर्ट जाना पड़ेगा। घर के अंदर बदमाशी करेंगे, माँ बाप का डर होता है। क्लास के अंदर फेस टू फेस में टीचर का डर होता है, लेकिन ऑनलाइन में तो किसी के मतलब पिताजी का डर नहीं है हम लोगों को। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों लाइव क्लासेस, और लाइव क्लास में टीचर इंटरेक्ट करता है, 1-to-1 सेशन होता है, प्रॉब्लम सॉल्व होती है, और ऐसा लगता है कि हम रियल क्लास में ही बैठे हुए हैं। फर्क क्या है, वहां पर कोई मैं आपको थप्पड़ तो नहीं मारने वाला ना फेस टू फेस में, तो ऑनलाइन में भी नहीं हो सकता। तो जो फेस टू फेस में हो सकता है दोस्तों, वो ही हमारी लाइव क्लासेस में भी हो सकता है। तो मैं आज के लेक्चर में आपको टेक्स्ट के सब्जेक्ट से रूबरू करवाऊंगा। दोस्तों टेक्स्ट का सब्जेक्ट इज अ वेरी इजी एंड अ स्कोरिंग सब्जेक्ट। स्काई इज द लिमिट इन द सब्जेक्ट ऑफ टैक्सेशन। यू कैन स्कोर 100 out of 100. In fact, it's a practical subject.
समटाइम इन अ थियोरेटिकल सब्जेक्ट पीपल थिंक दैट मार्क्स कम आएंगे, आजकल तो वैसे थ्योरी में भी आ जाते हैं, लेकिन स्टिल टेक्स्ट में तो कोई डाउट ही नहीं है, यू कैन इजिली स्कोर 100/100। फाइन। तो दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा आज टेक्स्ट के बारे में रूबरू करवाता हूं सो दैट यू कैन फील द सब्जेक्ट, क्योंकि कोई भी चीज करने से पहले ना उसका लेफ्ट और राइट, बॉटम और टॉप पता लगा लेना चाहिए। आप कुछ भी करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसकी बारीक पॉइंट पे पहुंचिए। तो अगर आपको थॉमस एडिसन बनना है, अगर आपको वॉरेन बफे बनना है, अगर आपको मुकेश अंबानी बनना है, आपको राकेश झुनझुनवाला बनना है, तो आपको अपनी कला का माहिर होना पड़ेगा। ऐसी आपको नॉलेज हासिल करनी पड़ेगी जो दूसरे के पास नहीं है, लेकिन वो नॉलेज आपके पास जब आएगी जब आप उसके ABCD से शुरू करेंगे। तो मेरी इंटेंशन क्लासेस में दोस्तों यही रहती है कि आप लोगों को टेक्स्ट बिल्कुल एक छोटे से बच्चे की तरह समझाया जाए, जिस तरीके से छोटे से बच्चे का हाथ पकड़ के हम समझाते हैं। तो दोस्तों मैं अब शुरू करता हूं और आपको आज टेक्स्ट के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें समझाता हूं सो दैट यू कैन फील कॉन्फिडेंट अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ टैक्सेशन। आइए दोस्तों। दोस्तों टेक्स्ट का सब्जेक्ट पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ बात पूछूंगा, आप आंसर तो मुझे ऑब्वियसली कर सकते हैं, लेकिन कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं अपनी बातें। और क्वेश्चन ये है सबसे पहले, व्हाट इज टैक्स? क्योंकि अगर हमें सब्जेक्ट के बारे में नहीं पता तो हाउ विल वी स्कोर गुड मार्क्स? तो व्हाट इज टैक्स? टैक्स क्या होता है? हाँ जी, टैक्स क्या होता है? टैक्स होता है, हिंदी में बोले तो कर। हाँ जी क्या करना है क्या नहीं करना वो वाला कर नहीं, कर, है ना। सो टैक्स इज कंपल्सरी चार्ज, कंपल्सरी चार्ज levied by the government under any law। दोस्तों याद रखिएगा, टैक्स जो होता है कंपल्सरी चार्ज है, लेवीड बाय द गवर्नमेंट अंडर एनी लॉ। पहला जो वर्ड आया है वो है जी कंपल्सरी। टैक्स देना सरकार को कंपल्सरी होता है, इट इज मैंडेटरी, इट इज नॉट ऑप्शनल। नहीं दोगे तो पुलिस का डंडा और कोर्ट के चक्कर भी काटने पड़ सकते हैं। चार्ज का मतलब होता है दोस्तों, टैक्सेस आपको मॉनेटरीली देने हैं या नॉन मॉनेटरीली देने हैं? दोस्तों मॉनेटरीली देने हैं, तो इट इज अ मॉनेटरी चार्ज दोस्तों। लेकिन ये सिचुएशन नहीं थी जब राजा रजवाड़े होते थे, चंद्रगुप्त मौर्य, है ना, और उस टाइम की बातें जो होती थी, तो उस वक्त जो कर लगाया जाता था या लगान लगाया जाता था वो इन काइंड होता था, करेंसी सिस्टम नहीं था। हाँ, कॉइन्स वॉइन्स स्टार्ट हो गए थे, कॉपर के, ब्रॉन्ज के, एक्सेट्रा। उससे भी पहले अगर हम बात करें तो कोई अगर किसान होता था वो फसल का हिस्सा सरकार को देता था, कोई कैश होता नहीं था उस वक्त, करेंसी होती नहीं थी। कोई नाचने वाला है तो राजा के दरबार में उसकी परफॉर्मेंस हो जाती थी हफ्ते में एक बार। कोई कुम्हार है एक जो मटके वटके बनाता है, वो मटके सरकार को दे देता था, राजा को दे आता था। तो पहले कर की अदायगी या जो टैक्स है उसका भुगतान वो इन काइंड होता था, शारीरिक परिश्रम से हो सकता था। कोई हस्तकला करने वाला है, बुनकर है, तो वो अपने कोई जो उसने आइटम्स बनाए वो सरकार को या राजा को देता था। लेकिन अब तो क्योंकि करेंसी अच्छी खासी इस्तेमाल होती है तो इट इज अ मॉनेटरी चार्ज। आपको ये नॉन मॉनेटरीली देना है या आपको मनी वाइज देना है, ठीक है। तो दो बातें टैक्स में, क्वालिटी टैक्स की फीचर्स में याद रखिएगा, ये कंपल्सरी होता है, आपको देना ही है, मर्जी नहीं है आपकी। यही तो कह रहा हूं, कंपल्सरी में काम होता है। अगर टैक्स ऑप्शनल कर दिया जाए, सच में कहना कोई नहीं देने वाला। इसलिए तो मैं कहता हूं लाइव क्लासेस कंपल्सरी आपका अटेंडेंस होगी, अदरवाइज आपके पेरेंट्स को हम बोल देंगे, तो ये फर्क पड़ता है। चार्ज मॉनेटरी चार्ज है दोस्तों, नॉन मॉनेटरी नहीं है। आपको कैश है, चेक है, लेवीड बाय द गवर्नमेंट, यस, सरकार लगाती है जी कर, टैक्स। अब सरकार में सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है। सरकार के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है। अब ये कैसे पता चलेगा? कोई टैक्स
जैसे इनकम टैक्स है, जीएसटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट का है, इसके लिए मैं आपको लेके जाऊंगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारी लिस्ट है, लिस्ट्स, आप लिस्ट को कॉलम्स कह लीजिएगा, कुछ कह लीजिएगा। शेड्यूल 7 है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। उसके अंदर जी 3 टाइप की लिस्ट होती हैं। एक होती है यूनियन लिस्ट, एक होती है जी स्टेट लिस्ट, एंड फ्रेंड तीसरी होती है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट दोस्तों, यूनियन लिस्ट के आइटम्स पे लॉ, जो भी यूनियन लिस्ट के अंदर टॉपिक्स आते हैं, मुद्दे आते हैं, उस पे कानून लाने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट की है, मोदी जी की, मोदी सरकार की पावर है। अगर हम दिल्ली की, इंडिया की बात करें तो मोदी सरकार, अभी मोदी सरकार है, उसके बाद मोदी सरकार है या कोई और सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब वो। स्टेट लिस्ट के जो आइटम्स हैं, मुद्दे हैं, उस पे लॉ स्टेट गवर्नमेंट लेके आएगी। जैसे दिल्ली की बात करें तो केजरीवाल गवर्नमेंट हो गई जी, केजरीवाल सरकार हो गई दिल्ली की बात करें, या योगी सरकार हो गई वो यूपी की बात करें। तो जो स्टेट लिस्ट के आइटम्स हैं उस पे लॉ लाने की पावर या लॉ बनाने की पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास। और कॉन्करेंट लिस्ट भैया मिली जुली बात है। कॉन्करेंट लिस्ट के मुद्दे, टॉपिक्स पर मैं बताता हूं, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ ला सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ ला सकती है। जैसे आपका घर है, कुछ काम माता जी के जिम्मे है, कुछ काम पिताजी के जिम्मे है, और कुछ काम हो सकता है पढ़ाई को लेकर वो दोनों के ऊपर होंगे, कुछ मम्मी भी, हाँ पिटाई, पढ़ाई नहीं पिटाई, पिटाई का काम दोनों का है। तो यूनियन लिस्ट का जो आइटम है, यूनियन लिस्ट का जो आइटम है उस पे लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट लाएगी। स्टेट लिस्ट का आइटम है उस पे लॉ स्टेट गवर्नमेंट लाएगी। कॉन्करेंट लिस्ट का आइटम है उस पे लॉ दोनों सरकारें लेके आएगी। तो कानून बनाना है कानून बनाना है तो या तो कानून केंद्र सरकार लाएगी या राज्य सरकार लाएगी, या दोनों सरकारें मिलजुल के ला सकती हैं। तो टैक्स में लिखा है जी टैक्स लगाएगी सरकार, तो टैक्स या तो स्टेट गवर्नमेंट का होगा या सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा। और नेक्स्ट लाइन लिखी है अंडर एनी लॉ, तो कोई ना कोई कानून। देखो जी मुझे हिंदी तो आती नहीं है, तो मैं कोई ना कोई लॉ को, कानून को हिंदी को भी इंग्लिश में लिख रहा हूं। कानून के अंतर्गत सरकार लेके आएगी टैक्स लगाने का नियम। तो वो जो कानून होगा, या तो मैंने फिर बता रहा हूं वही सेम बात, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा, या वो स्टेट गवर्नमेंट का कानून होगा, या वो कॉन्करेंट लिस्ट में होगा। बात समझ आई? तो एक बार दोबारा रिकैप करते हैं। क्या टैक्सेस कंपलसरी है या ऑप्शनल है? कंपलसरी है, कंपलसरी है जी, टैक्सेस कंपलसरी है। टैक्सेस क्या सरकार लगाती है या नॉन गवर्नमेंट लगाती है? जी गवर्नमेंट लगाती है। जो नॉन गवर्नमेंट टैक्स लगाती है ना, वो तो फिर हफ्ता वसूली हो गया। कल से मैं कहा ओ बिड़ो, तुम्हें अपन की क्लास लेने के बाद ना फीस तो देनी देनी है, उसके बाद आपको 100 रुपये और टैक्स देना है, आप नहीं देने वाले, क्योंकि कानून नहीं हूं मैं लॉ नहीं, मैं सरकार नहीं हूं। तो जो गैर सरकारी टैक्स है वो गुंडागर्दी हो गया। अब उसके अगेंस्ट आपको आवाज उठानी नहीं उठानी वो बात की बात है, लेकिन वो गैर कानूनी है, उसको टैक्स की भाषा में डाला नहीं जाएगा। तो टैक्सेस लीगल होते हैं हमेशा, क्योंकि सरकार ही लगाती है। और सरकार टैक्स को लगाने के लिए कोई ना कोई कानून लेके आएगी। अगर कल मोदी जी या केजरीवाल साहब या योगी जी या उद्धव ठाकरे जी फोन कर दें, भाइयों और बहनों कल से टैक्स लग रहा है ये वाला और कल जाके जमा करवाओ, आप बोलो भाई साहब कंपलसरी है, ठीक बात है, मान लेते हैं, सचिन सर ने कहा चार्ज है, मान लेते हैं, मॉनेटरी है, सरकार कह रही है, लेकिन लॉ कहाँ है? तो अगर कानून के बिना कोई टैक्स लगा दिया जाए, कानून लाए बिना टैक्स लगा दिया जाए, उसकी वैलिडिटी नहीं है। कोर्ट में जाइए, कोर्ट में जाके दस्तक करिए और कोर्ट में आपको रिलीफ मिल जाएगा। आप बोलोगे बिना कानून के टैक्स लगा रहे हैं तो गुंडागर्दी हो गया, तो कोर्ट प्रोटेक्शन देगी आपको कि बिना कानून के टैक्स लगाया नहीं जा सकता। बात समझ आ गई? अब कानून बनाने की थोड़ी प्रक्रिया मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये चीजें क्या होती हैं दोस्तों, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ये चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं ना, दीज आर बिल्डिंग ब्लॉक्स, क्योंकि अगर हमने ये चीजें समझ ली हैं तो टैक्स पढ़ना मुश्किल नहीं रहेगा। आइए जी, तो वो कानून बनाने की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग लॉ, प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग लॉ। अच्छा, लॉ बनाने के लिए किसके पास पावर है?
केंद्र सरकार के पास, राज्य सरकार के पास? बच्चों बोलो यस, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी पावर है और स्टेट गवर्नमेंट के पास भी पावर है। अच्छा बताओ, अब किसी चीज पे टैक्स लगाना है सरकार को या तो केंद्र सरकार को, टैक्स के पीछे कोई ना कोई कानून होना चाहिए। अच्छा मेरी बात थोड़ा सा समझना, मेरी बात समझना, टैक्स लगाना है तो उसकी रूपरेखा, रंग रूप किस पे लगाया जाएगा, कितना लगाया जाएगा, कोई ना कोई लिखित बात होनी चाहिए, उसके ऊपर कोई कानून होना चाहिए, लॉ इज कानून, कानून होना चाहिए। अभी कानून बनता कैसे है? अब मैं आपको बता रहा हूं, केंद्र सरकार जब कानून बनाती है, केंद्र सरकार जब कानून बनाती है तो उसके लिए सबसे पहले केंद्र सरकार बिल तैयार करती है। केंद्र सरकार बिल तैयार करती है। बिल क्या होता है? एक रूपरेखा। रूपरेखा सर क्या होता है? बिल का मतलब होता है एक एस्टीमेट कि भाई एक्स पे लगेगा, वाई पे लगेगा, और उसको डिवाइड करते हैं सेक्शंस के अंदर। तो एक बिल होता है, एक परफॉर्मा कह लीजिए, एस्टीमेट कह लीजिए। इस बिल को लोकसभा में रखा जाता है डिस्कशन और वोटिंग के लिए। इसमें हमारे जो लोकसभा को हिंदी में क्या बोलेंगे? लोकसभा को राज्य सांसद, संसद। तो लोकसभा हमारी संसद, संसद दो ही होती हैं, एक तो लोकसभा और दूसरी राज्यसभा। हाँ, फर्क ये है, लोकसभा के जो एमपीज हैं वो इलेक्शन में, वो जो इलेक्शंस होते हैं उससे आते हैं। अरे सर राज्यसभा के भी एमपी इलेक्शन से आते हैं। नहीं, वो इलेक्शंस हमारे वो हम उसमें वोट नहीं करते। लोकसभा के इलेक्शन में हम वोट करते हैं ना। जैसे 2019 में मोदी जी आए थे, 2014 में मोदी जी आए थे, 2009 में मनमोहन सिंह, 2004 में मनमोहन सिंह, 1999 में, हर 5 साल में इलेक्शंस होते हैं, वाजपेयी साहब। तो जो बिल होता है दोस्तों, वो पहले लोकसभा में रखा जाता है। लोकसभा में जो 540 समथिंग एमपीज हैं जिनको हम चुन के भेजते हैं, जैसे दिल्ली में 60 स्टेट्स हैं दिल्ली में 7 एमपीज हैं, इस प्रकार से ना। यूपी में शायद 80 एमपीज हैं। इस टाइप से हर स्टेट्स में एमपीज होते हैं, वो चुन के आते हैं, हम वोटिंग करते हैं। राज्यसभा के जो एमपीज होते हैं, जैसे तेंदुलकर साहब हैं शायद, या जया बच्चन साहब, जया बच्चन जी हैं राज्यसभा की मेंबर, वो जो इनफैक्ट स्टेट के इलेक्शंस होते हैं ना, स्टेट के इलेक्शंस जिसमें स्टेट गवर्नमेंट बनती है, वो एमएलएस वो चुन के भेजते हैं। चलिए वो कभी डिस्कस, ये थोड़ी सी बातें देखो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है ना, लॉ पढ़ने से पहले या टेक्स्ट पढ़ने से, क्योंकि टेक्स्ट इटसेल्फ इज अ लॉ। तो जो लॉ की बारीकी हैं टेक्स्ट में तो है ही। तो ये नहीं सोचना कि सर लॉ पढ़ा दो, मैं तो लॉ भी पढ़ा रहा हूं भाई, वो टेक्स्ट लॉ है। बाकी जो लॉ के टीचर्स हैं वो इंडस्ट्रियल लॉज, बिजनेस लॉज, लेबर लॉज वो पढ़ा रहे हैं। तो आई एम ऑल्सो अ टीचर ऑफ लॉ। सर आप लॉ पढ़ा, बच्चों को मैं बोलता हूं मैं लॉ पढ़ा रहा हूं, तो बोलते हैं सर वेरी गुड, आप लॉ पढ़ा रहे हो? मैं कहा भाई मैं टेक्स्ट लॉ पढ़ा रहा हूं ना तो लोकसभा के एमपीज, राज्यसभा के, यहाँ पर डिस्कशन होती है, वोटिंग होती है, कभी कभी बिल की कॉपी फाड़ दी जाती है फ्रस्ट्रेशन के अंदर। तो लोकसभा, राज्यसभा, उसके बाद प्रेसिडेंट जी, हाँ जी, रामनाथ कोविंद जी जो हमारे अभी वर्तमान प्रेसिडेंट है, उनके पास जाता है। तो ये जो बिल प्रेसिडेंट के पास जाने के बाद प्रेसिडेंट साहब उस पर अपनी अप्रूवल दे दें, एसेंट दे दें, तो वो बन जाता है एक्ट। वो एक्ट, बिल बन जाता है एक्ट, और एक्ट होके वो एप्लीकेबल हो जाता है। वो हो जाता है एप्लीकेबल, और कहां एप्लीकेबल हो जाता है? इन इंडिया। तो केंद्र सरकार का जो कानून है भाई वो पूरे देश में लागू होगा। तो आर्टिकल 370 भी हट गया, तो कश्मीर में भी लागू होगा। अदरवाइज पहले परमिशन लेनी पड़ती थी आर्टिकल 370 के मुताबिक, कोई भी केंद्र सरकार का कानून कश्मीर में जब लागू होगा, जब कश्मीर, अब वो अप्रूवल भी हट गई। तो यानी कि केंद्र सरकार का कानून, अच्छा केंद्र सरकार किन मुद्दों पे कानून लाएगी? जो बिल के टॉपिक्स होंगे ना, वो हमने यूनियन लिस्ट में चेक कर लेंगे, क्योंकि वो जो बिल बनाया जाएगा उसी मुद्दे पर, उसी टॉपिक पे होगा जो यूनियन लिस्ट में लिखा है। अगर वो टॉपिक यूनियन लिस्ट में नहीं लिखा तो केंद्र सरकार उस पर कानून लगा नहीं सकती, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हाथ बांध रखे हैं। तो जिन मुद्दों पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है, चाहे टैक्स का कानून बनाए या कोई और कानून बनाए, वो यूनियन लिस्ट में होना चाहिए। भैया अब स्टेट गवर्नमेंट कानून कैसे बनाएगी? वो क्या चेक करेंगे कानून बनाने से पहले? स्टेट लिस्ट चेक करेंगे। अच्छा, कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों ही ला सकते हैं। सबसे पहले क्या लाएंगे? स्टेट गवर्नमेंट भी बिल लाएगी। उस बिल को व्हाट यू कॉल स्टेट असेंबली में, जिसको हम स्टेट लेजिस्लेचर कहते हैं,
स्टेट असेंबली, स्टेट की भी, जैसे लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, ये सब में रखा जाता है। और फिर साइन होने के लिए कहां जाएगा, मुद्दा ये है। अच्छा, ये जो स्टेट असेंबली है इसमें एमएलएज होते हैं, एमएलएज, दिल्ली में 70 एमएलए हैं, तो वो स्टेट गवर्नमेंट को चुनते हैं, और एमएलए ही राज्यसभा के एमपीज के इलेक्शंस में वोटिंग करते हैं, उसमें कभी कभार समीकरण के हिसाब से होता है। अभी स्टेट असेंबली में डिस्कशन और वोटिंग हो गया बिल का, स्टेट गवर्नमेंट बिल आ रही है, ये कहां जाएगा, ये जाएगा भाई गवर्नर के पास साइन होने के लिए। गवर्नर, ये सेंट्रल द्वारा मनोनीत पर्सन होता है और गवर्नर के बाद वो बन जाता है जी एक्ट, और फिर वो एक्ट एप्लीकेबल हो जाता है स्टेट के अंदर। यस, एप्लीकेबल इन स्टेट, वो स्टेट में एप्लीकेबल होता है। तो अगर कोई राज्य सरकार कानून लाती है, राज्य सरकार टैक्स का लागू करती है, तो उस राज्य में ही लागू होगा वो। तो यूपी स्टेट का कानून है तो यूपी स्टेट में, वही सीधी सी बात है। मेरा घर एक रेजिडेंशियल कॉलोनी में है भाई, मेरे घर में जो लॉ बनेंगे, चाहे मेरे माताजी बनाए, पिताजी बनाए, मैं बनाऊं, वो मेरे घर के लिए होंगे। पड़ोसी का जो लॉ है वो पड़ोसी बोलते हम तो बत्ती 10 बजे बंद कर देते हैं, गुप्ता जी आप भी बंद कर दिया करो नहीं तो हम खफा हो जाएंगे। मैंने कहा हो जा, दफा हो जा, तो खफा क्या, मेरा लॉ है। लेकिन सोसाइटी ने कहा कल के बाद से 12 बजे, मतलब कुछ सोसाइटी ऐसी बात कहे जो हम फॉलो करें, मतलब कुत्ते घुमाना मना है 12 बजे के बाद, मतलब डॉग्स को, जो आपके पेट डॉग्स हैं, नहीं घुमा सकते, तो सबको ही बात माननी पड़ेगी। तो केंद्र सरकार का कानून पूरे देश में लागू हो जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट का कानून स्टेट गवर्नमेंट लागू करेगी अपने स्टेट के अंदर। बात क्लियर हो गई? अब आ जाओ वापस, दैट इज द पर्पस ऑफ टीचिंग यू द बेसिक्स। टैक्स का पहली क्वालिटी कंपल्सरी, ऑप्शनल, कंपल्सरी, मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी, मॉनेटरी। तीसरी बात सरकार या गैर सरकारी, सरकारी होता है जी। चौथी बात कोई ना कोई कानून, और कानून के अंतर्गत, कानून के अंतर्गत क्या होगी जी, एक्ट होगी। कानून के अंतर्गत एक्ट होगी, और बिना एक्ट के कानून लगाया कानून बनेगा नहीं, बिना कानून के टैक्स लगेगा नहीं, बिना टैक्स लगे आप दोगे नहीं। चलिए दूसरी बात, ये टैक्स लगाने की प्रक्रिया, कौन लगाता है टैक्स। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेरे मन में आया है, व्हाई आर टैक्सेस लेवीड। यस, टैक्स का लॉ लाती क्यों सरकार? अरे सर क्या बात कर रहे हो, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है रेवेन्यू। सरकार को चाहिए पैसा, और पैसे से क्या होता है, आप पैसे से क्या करते हो, घर में खाना पीना खाते हैं, अपनी घर बनाते हैं। तो यस, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड हैं, ब्रिजेस हैं, सड़कें हो गई आपकी, पावर प्लांट्स हो गए आपके, स्कूल्स हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल्स हो गए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में ये सब आ गई, बुनियादी सेवाएं सरकार प्रोवाइड करती है। उसके बाद डिफेंस, आपको पता ही है चाइना ने कैसे नाक में दम दे रखा है। अब कोविड की सिचुएशन में सरकार भी खर्चा कर रही है। हेल्थ, सरकार को हेल्थ पे भी खर्चा करना है। अच्छा, बच्चों की शिक्षा पे भी गवर्नमेंट को खर्च करना है, एजुकेशन। तो गवर्नमेंट की तो बहुत सिरदर्दियां हैं, बहुत सारे खर्चे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस है, हेल्थ है, एक्सेट्रा। तो गवर्नमेंट को पैसा मिलेगा जब भी तो देश के अंदर सुविधाएं होंगी। दिल्ली में मेट्रो बनाया गया है, वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट मेट्रो सिस्टम का खिताब दिल्ली मेट्रो को मिला। हमने तो नहीं बनाई ना मेट्रो, हम तो अपनी पर्सनल कार लेके घूम लेंगे। लेकिन सरकार को पैसा चाहिए देश की प्रगति के लिए, और देश की प्रगति के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, हेल्थ एक्सेट्रा। दूसरा रीजन, यस, इसके अलावा भी टैक्स लगाया जाता है। रेवेन्यू के अलावा भी सर क्या रीजन हो सकता है, यही तो मैं बताने जा रहा हूं। वो है जी रीप्राइसिंग, रीप्राइसिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दोस्तों, जो हमारे गुड्स और सर्विसेज हैं, टैक्स के माध्यम से उनको महंगा या सस्ता भी किया जा सकता है। सर ऐसे कैसे? अरे एल्कोहल है, अभी कोरोना का टैक्स लगा दिया था उसके ऊपर दिल्ली गवर्नमेंट ने 70% का एक्स्ट्रा, क्योंकि रीप्राइसिंग करनी होती है कोई चीज की। अच्छा, उसके पीछे दोनों इंटेंशन थी, टैक्स लगा, रेवेन्यू भी चाहिए था, और रीप्राइसिंग से सेवन कम करें लोग, चीजों को महंगा और सस्ता करना। जैसे कोई चीज ब्रेड है, आटा है, उस पर टैक्स कम लगाती है। कोई चीज का कंजम्पशन, टोबैको है, ऐसे गुड्स हैं जो गवर्नमेंट बेचना नहीं चाहती लेकिन फिर भी लोगों को तो चाहिए, तो गवर्नमेंट महंगा कर देती है। उससे क्या होता है, लोग ऑटोमेटिकली उससे दूर हो जाते हैं। बात समझने की कोशिश करो। तो जिस चीज का कंजम्पशन,
गवर्नमेंट बढ़ाना चाहती है टैक्स कम कर दें, जिस चीज का कंजम्पशन कम करना चाहती है टैक्स बढ़ा दें, उससे तो महंगा सस्ता हो जाएगा ना। 10 रुपए की चीज पे 10 रुपए का टैक्स लगा दे, 20 की हो गई। 10 रुपए की चीज पे 2 रुपए का टैक्स लगाया तो 12 की हो गई। तो ये रीप्राइसिंग भी दोस्तों टैक्स के माध्यम से होता है। डिमांड सप्लाई कंट्रोल कर सकती है टैक्स के माध्यम से। समझ रहे मेरी बात? अच्छा, टैक्स लगाने के पीछे एक और रीजन होता है जो आपको शायद पता हो, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का मतलब पैसे को अमीरों से लेकर, रिच से लेकर पुअर को दिया जाए। यस, अमीरों पे ज्यादा टैक्स लगाते हैं, गरीबों पे कम। तो इससे फायदा क्या होता है? इक्वालिटी ऑफ इनकम। हाँ, इक्वालिटी ऑफ इनकम रहती है। गरीब और अमीर का जो डिफरेंस है ना बच्चों, वो कम हो जाता है। फैक्ट है। जैसे अमिताभ बच्चन पे 100 करोड़ कमाया, बोलो 40 करोड़ दो। गरीब आदमी ने कमाया मान लो 10 लाख रुपए, सर 10 लाख गरीब है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, उस पर टैक्स गवर्नमेंट बोलेगी लाख रुपए दे दे खाली। तो अमीर आदमी से 40% टैक्स लेने, गरीब से खाली 10% ले रहे हैं, तो दोनों में डिफरेंस कम हो जाता है। तो जो ज्यादा दे सकता है उससे ज्यादा लो, कम देने वाले से कम लो, तो जो डिफरेंस है वो कम। 100 नंबर कमा एक आए, एक बंदे के 40 आए, तो 100 नंबर वाले के हमने माइनस कर दिए 40 नंबर, उसके रह गए 60 नंबर। 40 नंबर वाले के हमने कम किए, या 50 नंबर वाले के हमने 10 नंबर कम किए, उसके रह गए 40। समझो मेरी बात? तो 100 और 50 थे, अब खाली रह गए 60 और 40, तो डिफरेंस कम हो गया। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। तो रॉबिनहुड की कहानी सुनी है आपने? वो अमीरों को लूटता था, गरीबों में बांटता था। तो ये गवर्नमेंट रॉबिनहुड, यस, गवर्नमेंट रॉबिनहुड का काम करती है। वो रॉबिनहुड पांडे नहीं भाई, वो सलमान खान अंकल थे हमारे, ना ना। और चौथा है जी रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है से इन गवर्नमेंट। दोस्तों आप बताइएगा कि आपको पॉकेट मनी मिलती है अपने पेरेंट्स से? यस, इसलिए आप सुनते भी उनकी चार डांट। लेकिन कल से पॉकेट मनी आपकी बंद हो जाए, खाना बंद हो जाए, घर में आपका रहना बंद हो जाए, फिर सुनाए, बोलेंगे जी कुछ देते तो नहीं, सुना के इस बात के लिए रहे हो। अब मैं आपसे क्लासेस ले रहा हूं, लाइव क्लास ले रहा हूं, और मेरे को 0 फीस है, और कल मैं लाइव क्लास बंद कर दूं, अब बोलने का हक ही नहीं है आपके पास। सर आपने फीस ली, मैंने कहा फीस लिया आपसे, लेकिन मैं फीस लूंगा तो मेरी जवाबदेही भी है। तो ऐसे दोस्तों, सरकार को हम टैक्स देते हैं तो सरकार की जवाबदेही भी होती है। हम उनसे पूछ सकते हैं, हमें बोलने का हक है। से इन द गवर्नमेंट, से मतलब बोलना। तो गवर्नमेंट के कार्य प्रणाली में जब तो वो आरटीआई सब बनाते हैं कि गवर्नमेंट को जवाबदेही बनती है, तो वी कैन होल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल। भी हम बोल सकते हैं भाई हमारा पैसा कहां जा रहा है। तो टैक्स का जो प्राइमरी रीजन है, यस, टैक्स का बच्चों जो प्राइमरी रीजन है वो तो ये है, लेकिन रीप्राइसिंग, रीडिस्ट्रीब्यूशन, रिप्रेजेंटेशन भी हमारा टैक्स का सेकेंडरी रीजन है लगाने के। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, कोई प्रोविजन आया तब ये देखेंगे क्या रेवेन्यू बढ़ाने के लिए आया, रीप्राइसिंग के लिए आया, रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए आया, किस प्रकार, किस पर्पस, गवर्नमेंट के दिमाग में क्या था। क्योंकि अगर इंटेंशन समझ आ गई ना किसी चीज की, तो जो शब्द होते हैं वो भी समझ आ जाते हैं। बात समझ आई? अच्छा, तीसरा और अहम क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछूंगा वो है, व्हाट आर 2 टाइप्स ऑफ टैक्सेस। टैक्सेस को ना हम 2 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। यस, कोई भी टैक्स हो आपका, चाहे केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का। एक होता है आपका डायरेक्ट टैक्स, और दूसरा होता है जी इनडायरेक्ट टैक्स। इसका ना समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। हमारे रामलाल साहब हैं, मेरे बड़े प्रिय मित्र हैं रामलाल साहब। उन्होंने लाजपत नगर में एक जूते का शोरूम खोला। बचपन में जूते बहुत खाए थे उन्होंने। तो उनकी टर्नओवर है 50 लाख, और एक्सपेंसेस हैं 30 लाख, और प्रॉफिट है 20 लाख। समझिएगा, अब 20 लाख में से निकाल के कुछ पैसा वो, मान लीजिए 10 लाख रुपए अपनी वाइफ को देते हैं साल के घर के खर्चों के लिए, जिसमें बच्चों की एजुकेशन है, रेंट है, इत्यादि है, और बाकी 10 लाख रुपए सेव कर लेते हैं। वाइफ उसके लिए हाउस होल्ड खर्चा, जो घर के खर्चे इत्यादि होते हैं, वो कर लेती हैं उसमें। एक सेकंड दोस्तों, तो वाइफ क्या करती है, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस
उसमें कर लेती हैं, अपना घर का काम अच्छा चलता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको अपने घर की चिंता है, अपनी वाइफ की? सर और दूसरों की वाइफ की चिंता क्यों होगी? मैं ये नहीं कह रहा आपको, आपको अपनी ही चिंता है ना। अपने घर को ही आप साफ सुथरा रख रहे हो, लेकिन सोसाइटी का क्या होगा? तो इससे सरकार कहती है भाई, वाइफ को पैसा देने से पहले ना हमारा शेयर कहाँ है? तो इस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा सरकार को देना पड़ेगा एज इनकम टैक्स। वो माइनस करने के बाद आप वाइफ को दीजिएगा, उसको बाद में सेव करिएगा। मान लीजिए इस पे सरकार ने कहा, मान लीजिए मैंने टैक्स एग्जैक्टली निकाला नहीं, ये तो आपको आगे की क्लासेस में बताऊंगा, आज कैसे समझाऊं, अभी तो बुनियादी बातें चल रही हैं। तो मान लीजिए 4 लाख रुपए अप्रोक्स, मैं ये नहीं कह रहा एग्जैक्ट टैक्स है, सरकार ने कहा हमें दीजिएगा, वो परसेंटेजेस है। तो 16 लाख रुपए रह गए अब आपके पास। 16 लाख में 10 लाख वाइफ बोलती है जी सरकार को कितना भी दो, मुझे तो 10 ही चाहिए। तो अब आपकी जो सेविंग है वो रह गई 6 लाख रुपए। तो आपकी सेविंग पे इफेक्ट पड़ता है टैक्स देने से, ये तो फैक्ट मैं ये मानूंगा। तो इनकम टैक्स क्या चीज है? इनकम टैक्स है जो आपकी कमाई पे होता है। कमाई का मतलब होता है रेवेन्यू, जो आपने कमाया, जो मिला, सॉरी, उसमें से जो खर्चा आपने कर दिया वो माइनस कर दीजिएगा। खर्चा 30 लाख का, और आपकी इनकम आ गई 20 लाख रुपए। तो जो आपका रेवेन्यू है वो आया है, आया पैसा जो आया है, जो आपके एक्सपेंसेस हैं वो वे हैं, हिंदी में बोलें तो टिपिकल सेंस में वे। अपनी क्लासेस में विल मिक्स हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। एंड जो बच गया वो है आय। आय, आया माइनस वे इज आय, और आय पे जो टैक्स देते हैं वो आयकर होता है, जब तो इनकम टैक्स बोला जाता है। तो आपकी कमाई पर, प्रॉफिट पे, मुनाफे पे जो टैक्स होता है वो इनकम टैक्स होता है। 4 लाख रुपए देने पड़ेंगे रामलाल को। तो किस पे लगाया गया टैक्स? इनकम टैक्स रामलाल पे। भुगतान कौन करेगा? रामलाल। इसको हम इनकम टैक्स को बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। यस, इनकम टैक्स इज एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट टैक्स, इज एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट टैक्स। तो ये होता क्या है सर? ये जो लेवी है और जो उसको बियर करेगा वो सेम होता है। पर्सन ऑन हुम टैक्स इज लेवीड एंड पर्सन बियरिंग द टैक्स, पर्सन ऑन हुम टैक्स इज लेवीड एंड पर्सन हु बियर्स इट, बियर्स का मतलब भुगतान, जिसके ऊपर बर्डन पड़ेगा। तो जिस पर लेवी और बर्डन कह लेते हैं, ऐसा करते हैं, ये शब्द इस्तेमाल करते हैं आपके लिए, लेवी एंड बर्डन, बर्डन, लेवी एंड बर्डन ऑन सेम पर्सन। लेवी किसके ऊपर है? इनकम टैक्स का लेवी रामलाल, मेरे दोस्त पर। और भुगतान कौन करेगा? बर्डन किसके ऊपर? रामलाल के ऊपर। अब गवर्नमेंट क्या करेगी? इस 4 लाख से जो आपने इनकम टैक्स दिया, देश का भला करेगी, याद करिएगा। समझ गए मेरी बात? तो इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, और ये जो डायरेक्ट टैक्स है ये आपकी इनकम पे लगाया जाता है। यस, ये आपकी कमाई पे लगाया जाता है। तो अगर मान लीजिए रामलाल के खर्चे 30, अब रामलाल बड़ा स्मार्ट निकला, उसको पता लग गया इनकम पे लगता है, बंदे ने अगले साल खर्चे 50 लाख के कर दिए। हाय मैं लूट गया जी, बर्बाद हो गया जी, सरकार मेरे पास तो कुछ इनकम बची नहीं, जीरो हो गया, कमाई जीरो। मैं मानो खर्चे उसको असली में किए, नकली में किए तो फिर पकड़ा जाएगा। इनकम टैक्स नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा जी, क्योंकि आपकी इनकम नहीं है। अब लोग, सारे लोग ऐसा करेंगे। और जब भी दोस्तों इनकम टैक्स में सबसे ज्यादा टैक्स इवेजन होती है, हिंदुस्तान की आबादी में अप्रोक्स 5% या 6% लोग ही इनकम टैक्स देते हैं, इवेजन कर जाते हैं। कमाई नहीं है, मंदी है जी, किसी बिजनेसमैन से पूछ लो, हमेशा ये बोलेगा मंदी है जी। ये तो कोविड अब आया है, ये तो मंदी का टाइम है ही, लेकिन उससे पहले ही मंदी थी जी, उससे पहले भी मंदी थी जी, पैसा ही नहीं है। तो टैक्स इवेजन बहुत है, इसलिए सरकार ने कहा भाई रामलाल तेरे पे एक टैक्स और लगाएंगे। रामलाल कहते सरकार मत लूटो, 20 लाख में 4 लाख चले गए, 10 लाख वाइफ ले गए, मेरे पास तो 10 लाख की सेविंग भी 6 लाख की रह गई, लूट हो गए क्या? सरकार ने कहा तेरी टर्नओवर पे लगाएंगे जी टैक्स। अब टर्नओवर पे टैक्स लगाएंगे, उसका नाम है जी जीएसटी। जो गुड्स और सर्विसेज आप दे रहे हो उसका जो रेवेन्यू है, जो रेवेन्यू है उस पे टैक्स लगेगा, आया पे टैक्स लगेगा, नॉट आय पे।
बोले मैं लुट जाऊंगा जी, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, 10% टैक्स लगाएं 5 लाख। सरकार कहती है ऐसा करो, ये तुम खुद मत देना, ये खुद नहीं देना है, थैंक गॉड। आप क्या करना, जब माल बेचोगे अपना या सर्विस दोगे उसी के प्राइस में डाल दो और कस्टमर से ले लो, क्लाइंट से ले लो और गवर्नमेंट को जमा करवा दो। ये होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इसमें क्या होता है सुनिएगा, जीएसटी जो है ना, एग्जाम्पल इनडायरेक्ट टैक्स का है जीएसटी। तो जीएसटी इज एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स या आईडीटी। इसमें क्या है, लेवी एंड बर्डन ऑन डिफरेंट पर्सन। यस, डिफरेंट पर्सन। लेवी किस पे है, रामलाल पे, और बर्डन किस पे पड़ा, क्लाइंट पर, कस्टमर पर। जैसे आप मैकडोनल्ड्स में जाते हो, 100, अब तो बंद हो चुका है बेटा जाना, लेकिन 100 रुपए का बर्गर है, 5 रुपए का टैक्स है, 105 का होता है जी बर्गर। आप रिचार्ज करवाते हो, देखना 300 रुपए में 294 रुपए प्लस 6 रुपए, कुछ ऐसा सब चीजें होती है। आप जूते के शोरूम में जाते हो, देखना टैक्स लगा हुआ होता है। कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हो, वो सर्विसेज हैं। इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो, उस पर जीएसटी है। तो इसमें क्या होता है, एक बंदा डायरेक्ट टैक्स तो दे रहे, तो डायरेक्ट टैक्स हम डायरेक्टली दे रहे हैं एज अ कस्टमर, और इनडायरेक्ट टैक्स हम इनडायरेक्टली दे रहे हैं। तो डायरेक्ट टैक्स तो नाम लोग खुद दे रहा है, और जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो खुद नहीं दे रहा है, इनडायरेक्टली दे रहा है कस्टमर से लेकर। ऐसा इसमें टैक्स एवेजन कम है। देखो करने वाला चोरी, इसमें टैक्स एवेजन कम है। क्यों? क्योंकि आपकी टर्नओवर पे तुम्हें दर्द नहीं है। तुम्हें दर्द पता है क्या है, उसकी कंप्लायंस का, उसके बर्डन है तुम्हारे ऊपर कि तुम्हें कलेक्ट करना पड़ेगा, जमा करवाना पड़ेगा, बिल्स बनाने पड़ेंगे, अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, जीएसटी का। लेकिन कहीं ना कहीं आपके ऊपर सिरदर्द, फाइनेंशियल बर्डन नहीं है। बात समझ आई? यही हमारे सिलेबस में भी है दोस्तों, इनकम टैक्स और जीएसटी हमारा मेन सिलेबस ही यही होता है एग्जाम्स के अंदर। दो एक आधा छोटा मोटा टैक्स, कस्टम इत्यादि भी होते हैं, लेकिन जो मेन सिलेबस है हमारा, जो स्तंभ है हमारे सिलेबस की, वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है। तो एक बार रिकैप करवाइए। दो टाइप के टैक्स होते हैं जी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट क्या, जो लेवी और बर्डन सेम पर्सन पे। इनडायरेक्ट टैक्स क्या, लेवी और बर्डन डिफरेंट पर्सन पे। तो एक बार दोबारा से जो हमने आज सीखा वो हम देखेंगे दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन था टैक्स क्या होता है। टैक्स एक कंपल्सरी चार्ज है जो सरकार लगाती है किसी ना किसी कानून के अंतर्गत। कानून या तो केंद्र सरकार का है, राज्य सरकार का है, दोनों मिली जुली। अच्छा मिली जुली को एग्जांपल दो तो शादी बर्बादी का जो शादी का कानून है वो दोनों बना सकते हैं। एजुकेशन, एजुकेशन एक ऐसा फील्ड है जिसपे कानून सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का होता है। जैसे स्कूल इत्यादि हैं, स्टेट गवर्नमेंट का भी कानून चलते हैं और सेंट्रल के भी। लॉ बनाने के लिए केंद्र सरकार का प्रोसेस है ये, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, यहाँ पर स्टेट असेंबली, गवर्नर। सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून पूरे देश में, राज्य सरकार का कानून राज्य में। टैक्सेस 4 आर्स, इनको 4 आर्स भी कहा जाता है। 4 आर्स ऑफ टैक्सेशन, रेवेन्यू, रीप्राइसिंग, रीडिस्ट्रीब्यूशन, रिप्रेजेंटेशन। 4 आर्स ऑफ टैक्सेशन। अच्छा, और दो टाइप के टैक्स हैं जी, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जिसकी, अच्छा इसको एक और तरीके से याद करिए, जिसकी करनी उसकी भरनी, वो डायरेक्ट। करनी किसी और की, भरनी किसी और की। तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है, वो इनडायरेक्ट टैक्स है। भाई दर्द तो मेरा था इनडायरेक्ट का, लेकिन मैंने दर्द की जो दवा है वो किसी और से ले ली। डायरेक्ट टैक्स का दर्द दवा मेरी, किसी प्रकार से समझ लो। सर दोस्तों मेरी क्लासेस में आपको हमेशा 50 एग्जाम्पल दूंगा, जब तक आपके बुद्धि में वो चीज घुस नहीं जाती मैं नहीं छोड़ता दोस्तों। और लाइव क्लास में तो बेटर चीज ये है कि मैं तो आपको स्क्रीन से पकड़ के निकाल लूंगा अगर आपने बात नहीं मानी मेरी बात। तो डायरेक्ट टैक्स हो गया, डायरेक्टली खुद देना है, और इनडायरेक्ट टैक्स किसी और से लेकर आपको देना है। तो दोस्तों आज की क्लास में बेसिक्स के बारे में मैंने बात करी, अपना स्टाइल के बारे में मैंने बताया। ऑनलाइन क्लासेस पेन ड्राइव, गूगल ड्राइव और लाइव अवेलेबल हैं। माय प्रेफरेंस इज ऑलवेज लाइव क्लासेस, उसमें प्रेशर रहता है, इंटरेक्शन रहती है, और हम बहुत चीज कर पाते हैं। और एज सच मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस यही रहा है। बाकी चॉइस आपकी है भैया,
पैसा भी आपका है, डिसीजन भी आपका है। एज अ ऑनेस्ट टीचर और एज अ सिंसियर टीचर, आई विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे ब्लेस्ड एंड हंसते रहो, मस्त रहो, खुश रहो। ऑल द बेस्ट।